बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। इस चैप्टर के पूर्व के 2 वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन कर चुके हैं कि यूरोप में किस तरह से वैचारिक परिवर्तन का दौर शुरू होता है, यानी समाज में परिवर्तन लाने के लिए अनेक विचारधाराओं का यूरोप में प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है, जैसे कि रेडिकल विचारधारा और उदारवादी विचारधारा। इसी के साथ ही समाजवादी विचारधारा का भी उद्भव होता है और धीरे धीरे पूरे यूरोप में समाजवादी विचारधारा अपना प्रभाव स्थापित कर लेती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि यूरोप में जो समाजवादी विचारधारा पनप चुकी थी वो किस तरह से रूसी साम्राज्य में आती है और बाद में रूसी क्रांति का आधार बनती है। तो आज हम अध्ययन करेंगे रूसी साम्राज्य व समाजवाद का। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि रूसी साम्राज्य आखिरकार कहाँ विस्तृत था। अगर आप रूस पे जाएं तो रूस वर्तमान में एशिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा देश है। लेकिन उस वक्त रूस के साथ साथ जो यूरोप के कई क्षेत्र थे वो भी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, यानी पोलैंड, यूक्रेन, मध्य एशिया के कई देश, साथ ही यूरोप के कुछ देश भी इसके साम्राज्य के अंतर्गत शामिल थे। यह लगभग प्रशांत महासागर तक विस्तृत था। इतना बड़ा क्षेत्रफल था, इतना बड़ा साम्राज्य था और इस साम्राज्य पर किसका नियंत्रण होता था? जार का। जार क्या होता था? रूसी शासक को जार के नाम से जाना जाता था। तो बच्चों, जब हम शुरू करने जा रहे हैं रूस में समाजवाद, ठीक है, और हम लिंक करेंगे कि किस तरह से रूस में समाजवादी विचारधारा आती है। ये विचारधारा रूस में अपनी जड़ इतनी मजबूत कर लेती है कि आगे जाकर 3 क्रांतियों का आधार बनती है। 1905 की रूसी क्रांति, फिर फरवरी 1917 की रूसी क्रांति और अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति। यहाँ देखिए, जो 1905 की क्रांति है उससे क्या परिवर्तन होता है? उससे जो आगे आने वाली क्रांतियां हैं उनका मार्ग तैयार होता है। उसके बाद फरवरी 1917 की क्रांति आती है जिसके द्वारा राजा के शासन, यानी जो जारशाही थी, जार का शासन था, उसका पतन होता है, उसकी समाप्ति होती है। कौन सी क्रांति के द्वारा? फरवरी 1917 की क्रांति के द्वारा। और बच्चों, फिर आती है अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति के द्वारा क्या होता है? रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा हो जाता है। तो ये मैंने एक आपको आउटलाइन बताई है कि जब हम समाजवाद का विचार पढ़ चुके हैं इससे पूर्व के वीडियो में कि समाजवाद क्या था। एक ऐसी विचारधारा थी जो ऐसे समाज की स्थापना करना चाहती थी जिसमें उत्पादन के साधन सभी में, समाज के सभी लोगों में समानता पूर्वक वितरित हो और जो भी लाभ प्राप्त हो उत्पादन के माध्यम से या अन्य गतिविधियों के माध्यम से, वो लाभ भी सामूहिक रूप से मिल बांट के उसका उपयोग किया जाए। तो इस समाजवादी विचारधारा किस पर आधारित थी कि हम सब आगे बढ़ें, सब मिलकर आगे बढ़े। एकला चालो वाली नीति नहीं थी, बल्कि सब मिलकर आगे बढ़े, ये नीति थी समाजवाद की। और हमने हमारे पिछले वीडियो में कार्ल मार्क्स के, एंजल्स के, उनके विचार भी जाने थे। तो अब जब हम समाजवादी विचार को समझ चुके हैं तो हमें एक बार ये आउटलाइन देख लेनी चाहिए कि ये कुछ क्रांतियां होती हैं रूसी साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है, और इन क्रांतियों का कहीं ना कहीं जो कारण बनता है वो बनता है समाजवाद। और आगे चल कर के हमने देखा कि अक्टूबर क्रांति द्वारा रूस में समाजवाद की ही स्थापना होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से रूस में जो ये क्रांति होती है, क्रांति होने से पहले रूस की स्थिति क्या होती है, उसका समाज कैसा होता है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, उद्योगों की स्थिति कैसी होती है, कृषि कैसे होती है। तभी तो हम समझ पाएंगे कि रूसी क्रांति जो होती है, समाजवादी क्रांति होती है, उसके लिए पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है रूस में, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, रूसी साम्राज्य एक बार और थोड़ा विस्तृत रूप से देख लेते हैं। रूसी साम्राज्य की स्थिति 1914 में कैसी थी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, और थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, हम लोग जूम कर लेते हैं इसको, मैप को। ये आप देखिए, ये पूरे रूसी साम्राज्य को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये पूरा का पूरा क्या है? रूसी साम्राज्य है। यहाँ पे ये यूरोप है। क्या है यहाँ पे? ये यूरोप। और इधर आप देखें तो ये है अपना मध्य एशिया। क्या है? मध्य एशिया। तो देखो कितना ज़्यादा विस्तृत है। ये पूरा रशियन एम्पायर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कौन कौन से, रूस तो शामिल था ही वर्तमान का देश। रूस के अलावा कौन कौन से देश शामिल थे? फिनलैंड शामिल था, है ना। ये देखिए यहाँ पे ये फिनलैंड है। इसके अलावा यहाँ पे ये यूक्रेन है, तो और ये यहाँ पे पोलैंड है। तो ये वर्तमान के जो देश हैं ये सभी किसका हिस्सा थे? ये सभी हमारे हिस्सा थे। किसका? रशियन एम्पायर का हिस्सा थे। ये देखिए आप यहाँ पे, तो कौन कौन से देश थे? रूस थे, फिनलैंड थे, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन,
बेलारूस, है ना, मध्य एशिया के कई देश, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इतना विशाल साम्राज्य था। और इस विशाल साम्राज्य के जो शासक थे वो कौन थे बच्चों? वो थे जार निकोलस सेकंड। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जार निकोलस सेकंड का पिक्चर है। ये अंकल थे जार निकोलस सेकंड, जो कहाँ पर शासन कर रहे थे बच्चों? ये शासन कर रहे थे अपने जो पूरा रूसी साम्राज्य था वहाँ पर ये शासन कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो यह जो साम्राज्य अभी हमने देखा, यह साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। प्रशांत महासागर तक यह विस्तृत था। अभी आप देख पा रहे हैं रूसी साम्राज्य, क्योंकि हम इसी साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कि क्या स्थिति थी उस वक्त रूस के अंदर के भागों में। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं वहाँ धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो धार्मिक रूप से एक रूपता बिल्कुल नहीं थी, अलग अलग धर्म थे, अनेक धर्म थे। जैसे आज आप भारत में देखो बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। ठीक वैसे ही उस वक्त रूसी साम्राज्य की स्थिति थी, उसमें बहुत सारे धर्म थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्व था, मतलब सबसे ज़्यादा जो बहुमत में सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी थी, जिस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा थे, वो कौन सा धर्म था? वो था रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ठीक है, रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ठीक है, अब जो क्रिश्चियन हैं इनकी भी अलग अलग शाखाएं होती हैं, हर एक धर्म में होता है। जैसे कि अगर आप बौद्ध धर्म में देखो तो हीनयान शाखा, महायान शाखा होती है। आप हिंदू धर्म में देख लो, शैव होते हैं, वैष्णव होते हैं। तो बच्चों इसी तरह से जो ये क्रिश्चियनिटी थी इसकी भी कई शाखा थी। तो जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो कौन सी शाखा को अपनाते थे? वो ये जो रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी इसको ये लोग मानते थे। और ये शाखा किससे निकली थी? ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा थी। ठीक है, तो कौन थे बहुमत में? क्रिश्चियन थे। कौन से वाले? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ठीक है, इसके अलावा कैथलिक भी रहते थे, प्रोटेस्टेंट भी रहते थे, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के लोग भी वहाँ रहते थे। यानी अधिकतर सभी धर्मों के लोग वहाँ पाए जाते थे। लेकिन बहुमत मतलब सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी? सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोगों की थी। ये वहाँ की धार्मिक स्थिति थी। अब बच्चों देखते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी और समाज कैसा था। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी थी। लोग अपनी जीविका उपार्जन के लिए किस पर निर्भर करते थे? कृषि पर निर्भर करते थे या उद्योगों पर निर्भर करते थे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं रूस की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था थी? कृषि प्रधान। क्यों थी भाई कृषि प्रधान? क्योंकि जो अधिकतर लोग हैं, लगभग 85% लोग, 85% लोग, वो क्या करते थे? अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे? अपने जो दैनिक ज़रूरतों के लिए भी अन्न उपजाते थे, इसके अलावा व्यापार के लिए भी थोड़ा अन्न उपजाने का कार्य करते थे। अब आप तुलना करो उस समय जो यूरोप के अन्य देशों से रूस की तुलना करो तो रूस में तो बहुत सारे किसान हैं, 85% के लगभग कृषि पर निर्भर है। लेकिन अगर आप यूरोप के अन्य देशों को देखो, जैसे आप जर्मनी को देखो बच्चों, फ्रांस में देखो, तो वहाँ पर क्या था? मात्र 40 से 50% जो आबादी थी कुल जनसंख्या की, वो ही कृषि पर निर्भर करती थी। तो यानी यहाँ पे अधिकतर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। अधिकतर लोग अपनी रोजी रोटी के लिए कृषि पर निर्भर करते थे। अब जैसा कि मैंने बताया, ये अपनी ज़रूरतों के लिए तो पैदावार करते ही करते थे कृषि में, इसके अलावा बाजार में बेचने के लिए भी जो खाद्यान्न थे या फिर गैर खाद्यान्न जो भी था, कृषिगत उपज, उनको उपजाते थे। तभी तो रूस उस वक्त अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। यानी इतना ज़्यादा अनाज होता था, 85% लोग जहाँ अनाज उपजाने का कार्य कर रहे हैं, तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि इतना अनाज उपज जाता था कि बाहर के देशों में भी उसे भेजा जाता था, निर्यात किया जाता था। आज भी तो यही स्थिति है, रूस अनाज का अच्छा निर्यातक माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये वहाँ की थी अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। अब देखो उद्योग की स्थिति देखो कि वहाँ पर उद्योग कैसे थे। तो भाई उद्योग बहुत कम थे। अर्थव्यवस्था हमने देख ली कृषि प्रधान थी, ठीक है, उद्योग बहुत कम थे। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उद्योगों की स्थापना बहुत कम हुई थी। सिर्फ 2 ही ऐसे औद्योगिक इलाके थे जहां मतलब हम कह सकते हैं उद्योगों की स्थिति ठीक ठाक थी, अच्छी थी, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग व मॉस्को। अब सेंट पीटर्सबर्ग तो पूरी रूसी साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है, इसका तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। जैसे फ्रांस की क्रांति में पेरिस का था, वैसे ही जो
ये रशियन रेवोल्यूशन होता है, रूस की क्रांति होती है, उसमें सेंट पीटर्सबर्ग का महत्व होता है। तो पीटर्सबर्ग और मास्को, देखिए हम मानचित्र में देखते हैं, ये पूरा रूसी साम्राज्य है, ये यहाँ पे मास्को है और ये यहाँ पीटर्सबर्ग है। बिल्कुल जो पश्चिमी साइड है, पश्चिमी जो दिशा है इसकी यूरोप के साइड की, वहाँ पर ये दोनों स्थित हैं। तो यहाँ ये दो मुख्य औद्योगिक इलाके थे, ठीक है, रूसी साम्राज्य के। हालांकि जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता था वो वर्कशॉप में होता था, यानी जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते थे, लघु जिन्हें हम कह सकते हैं वर्कशॉप, तो वहाँ पे कारीगरों के द्वारा माल उपजाया जाता था। अधिकतर वर्कशॉप ही थी, उद्योग धंधे जो बड़े लेवल के थे वो बहुत कम थे, और जो मास्को है और पीटर्सबर्ग है सिर्फ वहीं तक ही सीमित थे। अब आगे देखिए, वहाँ मतलब पूरी अपन अर्थव्यवस्था को देखेंगे, समाज की स्थिति को देखेंगे, तभी तो जान पाएंगे कि भाई रूस में क्रांति आई तो आई कैसे, है ना। तभी तो हम चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, कहानी को बिंदुओं के माध्यम से जोड़ पाएंगे। तो ये देखो धीरे धीरे वहाँ रेल नेटवर्क का विकास होता है। 1890 में मतलब रेल नेटवर्क का विस्तार हो चुका था। अब रेल नेटवर्क का विस्तार होता है तो आपको पता है रेल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाई परिवहन का साधन है, परिवहन का साधन है तो कच्चे माल को ढो करके ले जाना, उद्योग धंधों में कच्चे माल की पूर्ति करना भी आसान होगा, और जो तैयार माल है उसको बाजार में लाना भी आसान होगा, यानी उद्योग धंधों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा रेलवे के विकास का। तो यही हुआ, रेलवे नेटवर्क का विकास विस्तार हुआ। इसी के साथ ही विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई, और जब विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई, क्या होता है विदेशी निवेश, कि विदेश से फैक्ट्रियाँ आ रही थी, वहाँ पर अपना निवेश कर रही थी, यानी वहाँ पर क्या अपनी उद्योग धंधे लगा रही थी, प्लांट्स वहाँ पे लगाने लग गई थी, क्योंकि रेलवे की सुविधा का भी विकास हो गया था और भी कुछ सुविधाएं वहाँ दी गई। और इसी के साथ क्या हुआ, उद्योग धंधे भी अब क्या है विकसित होने लग गए धीरे धीरे। पहले हमने देखा उद्योग धंधे इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे, लेकिन जैसे ही रेलवे का विकास हुआ, अन्य सुविधाओं का विकास हुआ, तो रूस में क्या हुआ, विदेशी निवेश आने लग गए और उद्योग धंधों की मात्रा में वृद्धि हुई। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जब उद्योग धंधे बढ़े, जब बहुत ज़्यादा प्लांट्स स्थापित हुए, तो सिंपल सी बात है उत्पादन में वृद्धि हुई। किसके उत्पादन में, कोयला के उत्पादन में 2 गुना वृद्धि नोट की गई, और जो स्टील का उत्पादन था उसमें लगभग 4 गुना वृद्धि हुई। समझ पा रहे हो ना बच्चों कि किस तरह से रूस में धीरे धीरे उद्योगों का विकास हुआ। तभी तो हम आएंगे कि उद्योग बढ़ने लग जाते हैं, फिर मजदूर आते हैं उद्योगों में, फिर मजदूरों की दशा खराब होती है, फिर समाजवादी आते हैं, फिर समाजवादी बताएंगे मजदूरों की दशा सुधरनी चाहिए, फिर धीरे धीरे मजदूर लोग ही अपनी यूनियन बनाएंगे, फिर क्रांति होगी। समझ पा रहे हो चीज़ों को। तो कारखाने अब ये स्थापित हो रहे थे धीरे धीरे ज़्यादा, लेकिन ये जो कारखाने थे ये उद्योगपति की निजी संपत्ति थी। कैसे, जो उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, वो पूंजी लगा करके इन उद्योग धंधों की स्थापना करते थे। तो ये उनकी क्या थी, निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी थे। और इन उद्योगपतियों का उद्देश्य क्या होता था बच्चों, अधिकतम लाभ कमाना। इनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता था कि जो मजदूर वर्ग उसमें कार्य कर रहा है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, तो उनकी स्थिति कैसी है, काम के घंटे कैसे हैं, क्या न्यूनतम मजदूरी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो इनका इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता था, कोई सरोकार नहीं रहता था। इनको तो एकमात्र जो लगन रहती थी वो क्या रहती थी, पैसा कमाओ, कि रुपया सबसे बड़ा होता है तो पैसा कमाओ, ये इनका अधिकतर उद्देश्य होता था। हालांकि सरकारी जो विभाग होते थे, पब्लिक जो डिपार्टमेंट होते थे, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो बड़ी फैक्ट्रियों पर निगाह रखें और ये देखें कि मज़दूरों को न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं, उनके काम के घंटे ज़्यादा तो नहीं हैं। लेकिन क्या होता था वास्तविकता में, जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होते थे, जिनकी इंस्पेक्शन की ड्यूटी थी, निगरानी की ड्यूटी थी, वो अक्सर क्या करते थे, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से कर ही नहीं पाते थे। ये जो नियमों के उल्लंघन होते रहते थे, उनकी आंखों के सामने 10-10, 15-15 घंटे काम करवाए जाते थे उनके साथ। ठीक है, तो ये इंस्पेक्टर, जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे, ये नियमों के उल्लंघन को नहीं रोक पाते थे। आगे देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने उद्योगों की स्थिति देखी, यानी अर्थव्यवस्था देखी, अर्थव्यवस्था कृषि भी देखा और उद्योगों को भी देखा। अब वहाँ के समाज की बनावट को देखते हैं कि समाज की संरचना कैसी थी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे नगरीय समाज, फिर हम देखेंगे ग्रामीण समाज। नगरीय समाज की भाई धीरे धीरे उद्योग विकसित हुए तो अधिकतर लोग क्या हुए, कृषि के क्षेत्र से यानी ग्रामीण क्षेत्र से पलायन करके शहरों में आ गए। और शहरों में किस लिए आए, उद्योगों में उनको रोजगार प्राप्त हो रहा था इसलिए आए। अब देखो यहाँ पर मजदूर अधिक थे जो कि फैक्ट्रियों में काम करते थे, लेकिन सारे मजदूर एक जैसे नहीं थे, है ना।
सामाजिक स्तर पे मजदूर बटे हुए थे। कैसे बटे हुए थे भाई? हर एक की योग्यता अलग थी, दक्षता अलग थी, तो योग्यता और दक्षता के पैमाने पर मजदूर अलग अलग वर्ग में बटे हुए थे। चलिए देखते हैं कैसे बटे हुए थे। जो धातु मजदूर हुआ करते थे वो अपने आप को कैडर में हाई समझते थे। धातु मजदूर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे हमें तो अधिक योग्यता और अधिक जो दक्ष प्रशिक्षण है वो प्राप्त है, तो उनको हाई कैटेगरी का माना जाता था। यानी इनमें भी लेवल थे, मजदूरों में भी, ठीक है, अधिक कुशल, कम कुशल। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या था, अनेक स्तर पाए जाते थे। अब देखते हैं महिला और पुरुष मजदूरों की स्थिति में क्या अंतर था रूसी समाज में। तो 1914 में जो फैक्ट्री मजदूर होते थे, अगर हम उनमें औरतों की संख्या देखें ना तो 31% क्या थी, लेडीज़ थी। 31% औरत थी जितने भी मजदूर कार्य कर रहे थे उसमें। लेकिन उनको पुरुष मजदूरों की तुलना में कम वेतन मिलता था। क्यों मिलता था भाई कम वेतन है? क्योंकि उस वक्त ये सोच थी कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुष से कमतर होती हैं, ठीक है, तो इस आधार पे उनको कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा पहनावे और व्यवहार में तो अंतर होता ही होता था इन मजदूरों के। भाई जिसकी जैसी सामाजिक स्तर है उसके हिसाब से उसका पहनावा होता था, उनका व्यवहार होता था। लेकिन इतने सारे अंतर होने के बावजूद इनमें एक चीज़ अच्छी थी, पता है क्या? वो ये कि बेरोजगारी या आर्थिक संकट आ जाता था ना इनमें से किसी के भी ऊपर, तो ये एक दूसरे की मदद करते थे। और एक दूसरे की मदद करने के लिए इन्होंने कई संगठन बना रखे थे। और ये सब मिलकर के अपने जो ये संगठन बना रखे थे 1896, 97 और 1902 की अवधि के दौरान, तो कई ऐसी घटनाएं हुई जब इनके संगठनों ने अपने अधिकारों के लिए हड़तालें आयोजित की। यानी देख पा रहे हो, मतलब रूसी समाज में जागरूकता तो है, लोग बाग ये तो जानते हैं कि मतलब ये जागरूकता आ चुकी थी फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में, ये तो पढ़ ही चुके हैं। तो ये लोग जागरूक थे, मतलब संगठन भी बनाते थे, हड़तालें भी करते थे अपने अधिकारों के लिए। तो वो हमने देखा नगरीय समाज। अब देखते हैं ग्रामीण समाज। तो ग्रामीण समाज में हमने देखा कि देहात का जो ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो कृषि के कार्यों में ली जाती थी। भाई 85% जनता कृषि कार्यों पर निर्भर थी। तो अधिकतर जो देहाती लोग थे वो किसान वर्ग के लोग थे। तो जो ये किसान थे ये बेचारे खेती तो करते थे ज़मीनों पे, लेकिन इनकी खुद की ज़मीन नहीं होती थी। वही समस्या फ्रांस वाली कि वो ज़मीन इनकी खुद की नहीं होती थी, फिर किसकी होती थी? सामंतों की होती थी। बताया था ना सामंतवाद था, तो सामंतों की ज़मीन होती थी। तो इनकी संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और जो चर्च बताया मैंने, ऑर्थोडॉक्स चर्च की जो एक शाखा थी, तो उनका कब्जा था इनकी संपत्तियों पे। अब अगर मैं कहूँ कि रूस के जो किसान थे वो कैसे थे, तो आप कल्पना करोगे कि भोले भाले सीधे किसान होंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था, बिल्कुल विपरीत था। कैसे? किसान धार्मिक स्वभाव के तो थे, लेकिन वो इन सामंतों का और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। तो फिर ये सामंतों और नवाबों का जो सम्मान होता था ना, थोड़ी बहुत जो इनकी प्रतिष्ठा थी वो क्यों थी? वो जार के कारण थी, क्योंकि वो जार के मतलब सगे संबंधी होते थे या जार के लिए प्रमुखता रखते थे, सिर्फ इसके कारण थी। जनता बिल्कुल भी उनका सम्मान नहीं करती थी। देखो कैसे, ये इनका बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे, बल्कि ये किसान, रूस के किसान ये चाहते थे कि ये जो जमींदार हैं, जागीरदार हैं, सामंत हैं, इनसे क्या की जाए, ज़मीन छीन ली जाए और किसानों में ही बांट दी जाए। यहाँ तक कि ये लगान भी नहीं चुकाते थे। क्यों चुकाएं भाई लगान? काम हम कर रहे हैं, ज़मीन आपने ले रखी है, ज़मीनों पर आपका आधिपत्य है, हम नहीं चुकाएंगे लगान। ठीक है, कितने मतलब अपने अधिकारों के लिए ये लोग बिल्कुल पैबंद थे। तो ये जमींदारों की हत्या तक भी कर देते थे। और 1905 में आप देखो ना, पूरे रूस में ऐसी जमींदारों की, जागीरदारों की बहुत सारी हत्याएं की गई किसानों के द्वारा। तो अब यहाँ के लोगों को प्रकृति समझ में आई, किसान वर्ग, महिलाओं की क्या स्थिति, पुरुष जो मजदूर थे उनमें भी अलग अलग कैटेगरी थी। तो ये सब चीज़ें हमें आगे काम आएंगी जब हम क्रांति की बात करेंगे कि कौन से वर्ग ने बढ़ चढ़ के क्रांति में भाग लिया। आप देखो, वो बता ही चुकी हूँ मैं कि जो नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत जो मिली हुई थी, वो जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली हुई थी, न कि जनता में लोकप्रियता की वजह से। कि भाई जो थोड़ा बहुत सम्मान होता था वो जार की वजह से होता था, जनता में कोई लोकप्रिय नहीं होते थे सामंत वगैरह।
जबकि अगर अपन तुलना करें, अपना क्वेश्चन भी है, बनेगा इससे क्वेश्चन कि जो रूस के किसान थे वो यूरोप के अन्य किसानों की तुलना में किस प्रकार से भिन्न थे, तो ज़्यादा दूर जाएं नहीं, फ्रांस की क्रांति में ही देख लेते हैं। तो फ्रांस की क्रांति के जो किसान थे, अगर आपने देखे हो तो वो क्या करते थे, जैसे फ्रांस की क्रांति के दौरान एक क्षेत्र था ब्रिटेनी, तो जो ब्रिटेनी क्षेत्र के जो किसान थे ना, वो न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। बच्चों, हमने देखा जो आबेसिये थे, जो पादरी वर्ग के लोग थे और कुलीन वर्ग के लोग थे, मीराबे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो फ्रांसीसी आंदोलन था उसको नेतृत्व प्रदान किया था। यानी वहाँ जैसे कि जो पादरी वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे और किसान थे, इनमें कहीं ना कहीं से आपसे जो संबंध थे ना, वो रूस के किसानों की तुलना में ठीक ठाक थे, जबकि रूस के किसान तो बिल्कुल ही विपरीत थे सामंतशाही के। फ्रांस की क्रांति में तो हमने देखा मिराबे और आबेसिये जैसे लोग थे, वो मदद कर रहे थे किसानों की, ऐसे ही तो किसान थे वो भी सामंतों के प्रति थोड़ा सम्मान का भाव रखते थे, लेकिन रूस में स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। अब आगे देखते हैं, ये बता रखा है रूस के किसान यूरोप के बाकी किसानों से बिल्कुल भिन्न थे। तो एक भिन्नता तो हमने देख ली कि नवाबों के प्रति उनका, सामंतों के प्रति क्या नज़रिया था। दूसरी भिन्नता देखो कि ये किसान क्या करते थे, अपनी जितनी भी ज़मीन होती थी ना, ये छोटी छोटी जितनी भी ज़मीन होती थी, इन सारी ज़मीनों को मिला करके किसको सौंप देते थे, मीर को, है ना, मीर, और मीर कह दो या फिर इसको कह दो कम्यून, ये अपनी सारी ज़मीन मीर या कम्यून को सौंप देते थे। और कम्यून क्या करता था, कम्यून ही यह निर्धारित करता था प्रत्येक परिवार को कितनी कितनी भूमि दी जाएगी। ये तो अपनी सारी भूमि मिला करके मीर को, कम्यून को दे देते थे। अब कम्यून देखता था कि किस परिवार में कितने सदस्य हैं और उनको उसी अनुपात में भूमि प्रदान की जाती थी। ये देखो, प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से कम्यून किसानों को ज़मीन बांटता था। तो क्या चीज़ समझ में आ रही है कि वहाँ के किसानों में स्वाभाविक रूप से समाजवाद की भावना थी, इसलिए तो समाजवाद को पनपने में ज़्यादा देर नहीं लगी, रूस में क्रांति करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से उनमें मिल बांट के खाने की परंपरा थी। ये देखो, ये जो कम्यून बता रही हूँ मैं कि ये आपस में छोटी छोटी भूमि मिला लेते थे, फिर ज़रूरतों के हिसाब से भूमि का वितरण करते थे, तो ये समाजवाद का ही तो उदाहरण है। तो यहाँ के किसानों में जो स्वाभाविक रूप से समाजवाद की भावना पाई जाती थी। अब आगे देखते हैं रूस में समाजवाद। ये लो जी, अब आ गया हमारा मेन टॉपिक कि रूस की ऐसी ऐसी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति थी, ऐसी उनकी संरचना थी। अब समाजवाद कैसे वहाँ पनप रहा है, तो इस वाले वीडियो में तो अपन रूस में समाजवाद पढ़ रहे हैं, अगले में फिर अपनी क्रांतियाँ शुरू हो जाएंगी, 1905 की, फरवरी 1917 की, अक्टूबर 1917 की। अब देखो रूस में समाजवाद कैसे है। हालांकि जार का शासन था, राजा का शासन था, और कोई भी राजा ये नहीं चाहता कि उसके अगेंस्ट में कोई पार्टी बने या कोई प्रचार हो, तो सेम ऐसा ही था, जार ने भी नियंत्रण लगा रखा था, कोई भी राजनीतिक पार्टी वहाँ नहीं बन सकती थी। लेकिन जैसे इसमें बता रखा है 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, ठीक है। लेकिन 1898 में मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स थे जर्मनी के, तो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले साम्य जो समाजवादी थे, उन्होंने एक पार्टी का गठन कर लिया, और उस पार्टी का नाम क्या था, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। क्या नाम था पार्टी का, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो बोल रहे हो कि गैर कानूनी था, पार्टी का गठन ही नहीं कर सकते थे, फिर ये 1898 में कैसे गठित हो गई ये पार्टी। तो बच्चों ये पार्टी गठित हुई थी चोरी चोरी चुपके चुपके, ठीक है, काम तो हुआ लेकिन हुआ कैसे, चोरी चोरी चुपके चुपके। अब देखो सरकारी डर की वजह से यह पार्टी गैर कानूनी रूप से कार्य कर रही थी। कैसे कार्य कर रही थी, एक अखबार भी निकाल रही थी ये पार्टी, है ना, और अखबार के माध्यम से मजदूरों को संगठित करने का कार्य कर रही थी, और मजदूरों को संगठित करके उनके अधिकारों के लिए हड़ताल वगैरह करने का भी कार्य कर रही थी। ये देखो, ये कुछ झलकियाँ हैं रूस में समाजवाद के दौरान कैसे ये मजदूर संगठित हो रहे हैं, है ना। और पार्टी का नाम अपने को ध्यान रखना है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है। इसे श्रमिक पार्टी भी कह दिया जाता है, रूसी, मतलब ये इसी का ही नाम है हिंदी में, रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। कब गठित हुई, 1898 में, ठीक है। किनके विचारों को मानने वाले लोगों ने इसका गठन किया, कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह से ये वहाँ पे पार्टियाँ बनना शुरू होती हैं। कुछ रूसी समाजवादियों का ये मानना था, क्या मानना था, कि जो रूसी किसान है ना,
उनमें स्वाभाविक रूप से समाजवाद की प्रेरणा पाई जाती है। जैसा कि हमने देखा कम्यून के तहत वो अपनी भूमि को मिला करके सामूहिक जो भूमि है उसको मिला करके फिर उस पर खेती करते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि चूँकि किसानों में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, समाजवाद की भावना पाई जाती है, इसलिए कुछ विचारक क्या बोलते थे कि जो किसान है ना उसके नेतृत्व में ही होगी क्रांति रूस में। लेकिन आगे चल के एक अंकल जी आते हैं लेनिन, ठीक है, वो बिल्कुल सरासर नकार देते हैं इस चीज़ को, बोलते हैं नहीं नहीं, किसान के नेतृत्व में तो बिल्कुल नहीं हो सकती, किसान तो बटे हुए हैं, मजदूरों के नेतृत्व में ये क्रांति होगी। तो चलो देखते हैं क्या होता है। कुछ रूसी समाजवादियों का मानना था कि रूसी किसान ही समाजवादी क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। क्यों बनेंगे भाई? क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग थे, इसलिए रूस में यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले बहुत जल्दी समाजवाद की स्थापना होगी। ठीक है जी, ये मानते थे, एक धड़ा कुछ वर्ग के लोग ये मानते थे कि किसान ही क्या करेंगे, समाजवादी क्रांति लाएंगे। और इन्होंने क्या किया, जो ये मानते थे कि किसान ही लाएंगे, इन किसानों ने क्या किया, 1900 में अपनी एक पार्टी बना ली। क्या नाम था पार्टी का? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। क्या नाम था? समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। इन्होंने अपनी ये पार्टी बना ली और इस पार्टी के जरिए वो किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये पार्टी भी थी गैर कानूनी, क्योंकि कब बनी थी? 1900 में। और हमने देखा 1914 से पहले जो भी पार्टियां निर्मित हुई रूसी साम्राज्य में वो सारी क्या थी? गैर कानूनी थी। अब देखो, इन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। किसने? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी ने। और इन्होंने क्या मांग की कि ये जो सामंत है ना, ये किसानों के हक वाली ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं, तो इनसे ज़मीन छीन करके किसानों को दे दो। भाई खेती करने का कार्य तो किसान कर रहे हैं, फिर ये अधिकार सामंतों को क्यों सौंप रखा है? ऐसी इन्होंने मांग उठाई। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से बाद में लेनिन के द्वारा और क्या किया जाता है, ये जो भूमि है इसका वितरण किया जाता है और भूमि सामंतों से छीनकर किसानों को दे दी जाती है। लेकिन ये सब होगा क्रांति के बाद। ठीक है, अभी तो ये देखो ये ऐसे मांग कर रहे हैं। हालांकि एक जो दूसरा खेमा था, क्या नाम था उसका? समाजवादी लोकतांत्रिक खेमा। ये इनकी बातों से सहमत नहीं था। किनकी बातों से? क्रांतिकारी, ये जो थे समाजवादी क्रांतिकारी, इनकी बातों से सहमत नहीं था। कौन सा वाला खेमा? समाजवादी लोकतांत्रिक खेमा। भाई जरूरी थोड़ी ना एक ही विचार मानने वाले लोग हों, देश में अनेक विचारों को मानने वाले होते हैं। अब अपने देश में ही देख लो, अलग अलग राष्ट्रीय पार्टियां हैं, है ना, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सबकी अपनी अलग अलग विचारधारा है। तो ये जो समाजवादी लोकतांत्रिक खेमा था, ये समाजवादी क्रांतिकारियों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। आगे देखो, ये है व्लादिमीर लेनिन। कौन है ये? व्लादिमीर लेनिन। ये वही है नेता, महत्वपूर्ण नेता, जो कि समाजवादी क्रांति के मुखिया बनेंगे। कहाँ? रूस के अंदर। ठीक है, देखते हैं इनका पहले परिचय प्राप्त करते हैं। रूसी राजनीतिज्ञ थे और साम्यवादी क्रांतिकारी थे। विश्व में पहली जो साम्यवादी सरकार थी, इनकी स्थापना करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लेनिन को, क्योंकि विश्व की जो पहली साम्यवादी सरकार थी वो कहाँ स्थापित हुई थी? रूसी साम्राज्य में स्थापित हुई थी। और इसी के साथ ही इन्होंने जो मार्क्सवादी मॉडल था, क्या कहते थे? कार्ल मार्क्स ये कहते थे एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जिसमें निजी संपत्ति का अंत हो जाए और श्रमिकों के पास सारी शक्ति आ जाए, यानी सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हो, जो कि हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था। कार्ल मार्क्स के विचार कि जो ये उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, ये क्या करते हैं? श्रमिकों के हिस्से का जो लाभ होता है वो भी खुद हड़प लेते हैं। तो इसलिए पूंजीपतियों इनको हटा करके जो श्रमिक है उनकी सरकार बनाई जानी चाहिए। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स के विचार थे। तो इन्होंने जो ये मार्क्सवादी मॉडल था, इसको प्रैक्टिकल में, व्यवहारिकता में लागू किया। कहाँ पर? रूसी देश में, रूसी साम्राज्य में। अब ये आए क्यों, मतलब इनका रुझान कैसे हुआ राजनीति की तरफ? वो ऐसे हुआ कि उस वक्त जार का शासन था और इनके भाई थे। क्या नाम था भाई का? अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इनके भाई अलेक्जेंडर को पूर्व के जार की हत्या के जुर्म में क्या कर दिया जाता है? फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इससे बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि ये तो बहुत गड़बड़ है, यहाँ पे तो जो जारशाही का शासन है निरंकुश जारशाही है। तो इसलिए तब से वो क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं और जारशाही को उखाड़ने का संकल्प लेते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो ये लेनिन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हालांकि सरकार के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है इनको देश से बाहर, लेकिन देश के बाहर सक्रिय रहकर ये कार्य करते हैं। और बाद में जब एक ग्राउंड तैयार हो जाता है 1905 की क्रांति के बाद देश के अंदर, तो फिर
फरवरी क्रांति, तो उसके बाद ये लौटते हैं और फिर अप्रैल थीसिस का विचार देते हैं, तो वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो अभी तो ये देखो लेनिन क्या कह रहे हैं, क्या हैं उनके विचार। लेनिन कह रहे हैं कि जो ये किसान है ना, ये आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं रूस के अंदर। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि किसानों में एकजुटता नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि उनका स्तर समान नहीं है। कुछ किसान गरीब हैं, कुछ किसान अमीर हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जो खुद पूंजीपति हैं और दूसरे नौकरों से क्या करवाते हैं, अपने खेत पर कार्य करवाते हैं। तो ये लो जी, ये इनके विचार थे लेनिन के कि किसान वर्ग नहीं कर सकता है, मजदूर वर्ग ही करेगा क्रांति। और इससे पहले हमने देखा जो क्रांतिकारी पार्टी थी वो क्या कह रही थी, किसानों के नेतृत्व में होंगे। तो इस तरह से ये दो खेमे थे। अब देखो हमने देखा था ना रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो गठित हुई थी, सबसे पहली पार्टी, तो वो पार्टी आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। कब विभक्त होती है? 1903 में विभक्त होती है, जब इसका लंदन में सम्मेलन चल रहा होता है। और दोनों पार्टी किस किस में विभाजित होती है? बोल्शेविक और मेंशेविक में। ठीक है, ये देखिए, ये बोल्शेविक और ये मेंशेविक। तो अपनी बुक में तो ये बहुत ही छोटे रूप में दे रखा है लेनिन के बारे में और बाद में ये पार्टी जो गठित हुई है। लेकिन चूंकि बोल्शेविक है ना, बोल्शेविक के मुख्य नेता लेनिन थे, तो इनका बहुत ज़्यादा रोल रहेगा आगे की क्रांतियों में। तो अपने को पता होना चाहिए कि ये जो पार्टी है आखिर आई कहाँ से। तो अपन ने जो देखा था इससे पूर्व के जो वीडियो में देखा था, ये देखो अपन कि 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी गठित हुई। कब गठित हुई थी ये? 1898 में गठित हुई थी। कौन सी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अब इसका विभाजन होता है 1903 में, जब इसका एक सम्मेलन चल रहा होता है। और ये दो भाग थे, बोल्शेविक और मेंशेविक। अगर हम फ्रांस की भाषा के अनुसार देखें इनका अर्थ क्या था, तो बोल्शेविक का मतलब था बहुमत और मेंशेविक का मतलब था जो अल्पमत था। तो अधिकतर जो बहुमत था जो उस वक्त लंदन की बैठक में आया था वो लेनिन के विचारों के पक्ष में था, इसलिए इसका नाम बोल्शेविक पड़ा। और ये मेंशेविक। क्या थे लेनिन के विचार? लेनिन ने जो अपना कार्यक्रम दिया, अपना जो एजेंडा दिया अपनी पार्टी का, वो क्रांतिकारी विचारों पर आधारित था। इसके साथ ही वो पार्टी में नियंत्रण और अनुशासन रखने के पक्षधर थे। और साथ में ये भी कहते थे कि पार्टी में कौन कौन सदस्य आएंगे, उनकी संख्या क्या होगी, उनका स्तर क्या होगा, इन सब पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण चाहिए। यानी अनुशासनात्मक और क्रांतिकारी इन्होंने अपना क्या दिया, इन्होंने अपना पार्टी का एजेंडा दिया। ठीक है। इसके अलावा जो मेंशेविक थे ये अल्पसंख्यक थे लोग जो इनका पक्ष ले रहे थे उस वक्त, तो इसलिए इनका नाम मेंशेविक पड़ा। इनके नेता कौन थे? इनके नेता थे मार्टो। कौन थे बच्चों? मार्टो। अब ये पार्टी किस पे, इन पार्टी का एजेंडा क्या था, कार्यक्रम क्या था? तो ये सुधारवादी और अवसरवादी थी। ये क्रांतिकारी तरीके अपनाने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके अपनाने पर बल देती थी। इनके अनुसार चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर के संसद का निर्माण करके ही हम अपने समाजवादी समाज का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। और ये कोई अनुशासन पे बल नहीं देते थे। कोई ये नहीं कहते थे कि पार्टी में कौन सदस्य आएंगे, कितने सदस्य आएंगे, इस पर निगरानी रखनी चाहिए जैसा कि लेनिन कहते थे। ये कहते थे पार्टी को बिल्कुल खुला छोड़ दो, जिसके मन में आए वो पार्टी की सदस्यता शामिल कर ले। तो हम देखते हैं कि 1917 से पहले है ना, 1917 से पहले मेंशेविक का ज़्यादा प्रभाव रहता है रूस में। फिर 1916-17 फिर ये बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ने लगता है, लेकिन पहले तो मेंशेविक का ही प्रभाव रहता है। ठीक है। यहाँ पे देखो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1903 में विभाजित हुई। ये पार्टी का जो चिन्ह होता है ये बोल्शेविक है और ये मेंशेविक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये लेनिन है और यहाँ ये देख रहे हैं ये आप मार्टो है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने समझा कि किस तरह से रूस में धीरे धीरे समाजवाद पनपता है। आगे के वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं 1905 की रूसी क्रांति का। धन्यवाद।